ध्यान रख रहे हैं अपना भी और एग्ज़ाम का भी, ठीक है। तो आजकल मैं आपको ये बता रही हूँ हर एपिसोड में कि एग्ज़ाम देना कैसे है, एग्ज़ाम का को फेस कैसे करना है और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, आपने समझ लिया होगा। तो आज मैं एग्ज़ाम के जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूँगी कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपके सामने आता है तो आप उसे कम से कम 2 बार पढ़ें, रीड करें। अभी आप अभी आप टिक भी ना करें, सिर्फ पढ़ें एक बार। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ भी नहीं आता, ऐसा लगता है सब कुछ अनपढ़ा हुआ आया हुआ है, कोई भी कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा लगता है। जब हम सेकेंड टाइम पढ़ने लगते हैं तब थोड़े से अक्षर जो हैं वो थोड़े से बड़े नज़र आने लग जाते हैं, यानी कि जाने पहचाने शब्द नज़र आने लग जाते हैं और हमें लगता है हाँ अब आता है, इसमें से ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना। 2 बार आपने पढ़ लिया, अब तीसरी बार एक राउंड और लगाओ। अब आपको जो सारे क्वेश्चंस ही आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। अरे हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, अरे आज ही तो सुबह पढ़ा था, ये तो मैंने अच्छी से तैयारी की। फिर आपको धीरे धीरे सारे ही प्रश्न जो हैं जाने पहचाने लगने लग जाएंगे। इसलिए इसको 2 से 3 बार पढ़ो और फिर 4th टाइम आप डिसाइड करो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को सबसे पहले रखना है, सेकंड में रखना है, थर्ड में रखना है, क्रम वाइज उसको देखो, है ना। तो इस तरह से जब हम टाइम एक देखते हैं, आपको एग्जाम में भी आपको 15 मिनट मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी 15 मिनट मिलते हैं। तो उन 15 मिनट का को अच्छे से यूज़ करो, इस्तेमाल करो, हर क्वेश्चन को पढ़ो। जो लगे कि अनजाना सा उसको 2 से 3 बार रीड कर लो, आपको समझ में आने लग जाएगा। 4th टाइम तो आपको हर प्रश्न ही जाना पहचाना लगने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखो, क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम में ही देखकर घबराओ मत कि ओहो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे में जो है हमारी जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज हो जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंट रहो और सेकंड टाइम फिर से पढ़ो, फिर से मैं देखता हूँ, एक बार फिर से देखता हूँ या देखती हूँ। तो इस तरह से आपको आपका अपना ही मनोबल मजबूत होता हुआ दिखाई देगा जब हम क्वेश्चन पेपर को ठीक से समझकर फिर लिखने बैठते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे संज्ञा, सबसे छोटी क्लास से संज्ञा जो है हम सीखते चले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती है स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। अब फिर भी स्टैंडर्ड बढ़ने के बावजूद भी हम 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि संज्ञा को रटने के बजाय संज्ञा का मतलब है नाम। सिंपल नाम समझ लो। संज्ञा कोई भी नाम है, किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब नाम किसी मनुष्य का भी हो सकता है, किसी शहर का भी हो सकता है, ये यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन संज्ञा एक नाम है, संज्ञा किसी भी नाम को बोलते हैं। इस तरफ आपका ध्यान कम जाता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार इस पर ध्यान दिला रही हूँ कि संज्ञा को देखकर घबराओ मत। संज्ञा यानी जैसे गणेश जी, इनको हमने क्या संज्ञा दी, गणेश जी की संज्ञा दी, गणेश जी नाम दे दिया। तो नाम, किसी भी चीज का नाम जो है वो संज्ञा है। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं ना, व्यक्तिवाचक जो है वो तो सब पहचान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, लेकिन जहाँ जातिवाचक संज्ञा आती है या भाववाचक संज्ञा आती है या फिर द्रव्यवाचक आती है, यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। जातिवाचक को भी काफ़ी कुछ समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आया आप परेशान हो जाते हो। जाति का मतलब है एक कैटेगरी, है ना। अब जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य का एक पर्टिकुलर नेम है, वो तो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन मनुष्य औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। मनुष्य जो है ये एक जाति है ना। ऐसे ही मनुष्यों में कुछ औरतें हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, तो ये भी कैटेगरी में आ जाते हैं। पुरुष जाति यानी कि जाति हो गई, औरतें जाति हो गई, बच्चे जाति हो गई। यानी कि बच्चे कोई भी हो सकता है,
क्लास में बैठे हुए बच्चे भी हो सकते हैं, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे जहाँ पर्टिकुलर पहचान नहीं हो रही है, एक कॉमन रूप में जिसे जाना जा रहा है वो जाति होगी, है ना। ऐसे ही एक भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें हम ये रट लेते हैं बच्चे, लेकिन उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते। भाव का मतलब क्या है? फीलिंग, है ना। फीलिंग जहां होती है, जैसे कि गर्माहट होगी, खुशी हो गई, दुख हो गया, ये भाव में आ जाते हैं। जिस भाव का मतलब है जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। बहुत छोटी सी बात, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं, वो भाव होता है। इस बात को अगर आप समझ लो तो जो भी शब्द आए उसको महसूस करो कि ये शब्द फील करने वाला है, या इसको हम हाथ लगा के छू सकते हैं, है, या आंखों से देख सकते हैं, तो तब तो वो भाव नहीं है। अगर भाववाचक संज्ञा आपने ढूंढनी है तो उस शब्द में फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग आपको महसूस हो, दर्द हो रहा है या कराहा जा रहा है, जिसे हम देख भी नहीं पाते, उस पीड़ा को या खुशी को सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं, वो भाव हो गया। इसी तरह से एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब ही होता है लिक्विड, जो बह जाए, है ना। द्रव्य का मतलब होता है बहना। अब बहना किस में होता है? लिक्विड चीजें होती हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीजें तो ठीक से समझ में आ जाती हैं कि द्रव्य में लिक्विड चीज हो गई। लेकिन अगर हम कहें धातु भी द्रव्य होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, धातु कैसे लिक्विड हो सकती है? वो इस तरह से कि जिस धातु को हम दूसरी चीजों में डाल, जिसको हम पिघला सकते हैं, जिसको आग पिघला सकती है, वो भी धातु, वो भी द्रव्य में आ गया। इस तरह से सोना, चांदी, लोहा, अल्मुनियम, जिंक, जितने भी धातु हैं ये भी द्रव्य में आती हैं। और इसके साथ में एक चीज और भी हम परेशान हो जाते हैं जब हमें ये पता चलता है कि धन भी लिक्विड में आता है। धन इसलिए कि धन जो है कभी भी एक स्थान पे नहीं रहता। आपने सुना होगा लक्ष्मी जो है बहुत चंचल होती है। लक्ष्मी यानी धन, हमारे हाथ में अगर धन आता है तो वो रुकता नहीं है, वो किसी ना किसी दूसरे रूप में यूज हो जाता है, किसी ना कहीं बहाना मिल जाता है कि ये खरीद लो, तो वो धन जो है वो दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वो रुकता नहीं है। जो हाथ में कोई चीज रुकती नहीं है वो द्रव्य हो गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर उसका मूल आधार समझ लो, बेसिक चीज समझ लो, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी अनजाना शब्द आ जाए, आप उसके मीनिंग को समझकर पहचान सकते हैं कि इसका रूप क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ना। तो अगर आपको अभी भी कोई चीज क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी। आपको मैं सारे ही ग्रामर के बता चुकी हूँ पोर्शन जो है। जैसे संधि हैं, संधियों में भी जो अर वाले होते हैं वो काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि भी वर्षा ऋतु है, जैसे महर्षि है, तो ऋषि वाला जो री का र हो जाता है, और उसको वो कौन सी उसमें कैटेगरी में आता है, वो कौन से भेद में होता है, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताएं, टॉपिक बताएं, ताकि मैं उस पर भी प्रकाश डाल सकूं, उस पर भी मैं नए सिरे से आपको और एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपकी ज़रूर जितनी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प क्या मतलब अपने तरीके से मैं बताने की कोशिश ज़रूर